Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपको आपका जो नॉलेज लेवल है उसको इंक्रीज कराने के लिए आपको हर एक शिफ्ट में पूछे गए सवालों के जवाब हम आप तक हमारे वीडियोस के थ्रू लेके आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 25 जुलाई के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स, दैट टू विद कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जिसमें हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे। हमारी आज की और आगे आने वाली एसएससी से रिलेटेड वीडियोस में हम आपको सभी क्वेश्चंस के जो भी उस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। 100% एक्यूरेट आंसर्स होंगे, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम जो जो आपको फैक्ट्स बताएंगे उन फैक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो कि अब हम जो लेकर आए हैं आपके लिए ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो आगे होने वाले एग्जाम्स में भी आए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन पेपर में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी में से जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो उसके पास बेल आइकन जो दे रखा है उसको भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो कि आपका 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वो है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम देश की बात करें तो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड। तो जो आयरलैंड का संविधान है उसका भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमारे भारत के संविधान में लिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। तो यहाँ पर ये जो दो तीन चीजें हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि पहली चीज किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो है आयरलैंड। दूसरा हम बात करें कि संविधान का कौन सा भाग, तो भाग 4, और संविधान का क्या कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह भारत के संविधान में लिए गए हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो वह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में खेला गया था वो 22वां उसका संस्करण था। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था, वह बर्मिंघम में हुआ था जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर वो है बर्मिंघम, इंग्लैंड। और ये कौन सा संस्करण था, वो 22वां संस्करण था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें कि हमने 4 आपके देशों के नाम बताए हैं जिन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस कंट्री ने जो टॉप 4 कंट्रीज थी किसने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य, और कुल पदक कितने जीते। तो पहले अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 67 तो गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद 57 रजत पदक जीते, 54 कांस्य पदक जीते, और कुल पदक की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 178 पदक जीते। इसके अलावा सेकंड हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने 57 स्वर्ण, 66 रजत, 53 कांस्य और टोटल पदक 176 जीते।
इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कनाडा यानी कि कनाडा की। तो कनाडा ने 26 तो स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 34 कांस्य पदक और टोटल पदक की अगर हम बात करें तो 92 पदक जीते। इसके बाद चौथे नंबर पे जो कि हमारा भारत रहा है, तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत पदक जीते, 23 कांस्य पदक जीते और कुल पदक की जो गिनती है वो है 61 यानी कि 61। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं और जैसे कि हमने देखा कि 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे न्यू न्यू गेम्स जो कि उसमें एड ऑन किए गए हैं जो कि हमें कॉमनवेल्थ 2022 में देखने को मिले हैं। तो वो कौन से 4 नए शामिल किए गए खेलों के नाम हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो जो फर्स्ट गेम जो कि न्यूली ऐड किया गया है उस गेम्स लिस्ट में, उसका नाम है 3x3 बास्केटबॉल। सेकेंड जो गेम ऐड किया गया है हमारे अब से कॉमनवेल्थ गेम्स में वो है महिला T20 क्रिकेट। तीसरा जो नंबर है, जो नाम है, जो गेम ऐड किया गया है न्यू अब से कॉमनवेल्थ गेम्स में वो है पैरा टेबल टेनिस। चौथा जो गेम ऐड किया गया है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में अब से 2022 में भी जिसको ऐड किया था वो है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो ये 4 जो अब क्योंकि ये नए ऐड किए गए हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। अगला अब हम बात करते हैं कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कहते हैं ना कि इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होती है किसी भी गेम की और जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है और उससे रिलेटेड चीजें जो होती हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो उसमें की इंपॉर्टेंट पीपल एसोसिएटेड होते हैं वो अक्सर आपको क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस में जो उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो पहला नाम आता है मनप्रीत सिंह का जो कि हॉकी खेलते हैं और हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। तो ये दो नाम आपको अच्छे से याद करना है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह में जिन्होंने ध्वजवाहक किया था। उसके बाद आता है समापन समारोह की अगर हम बात करें तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक निखत जरीन जो कि मुक्केबाज हैं और अंचत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये दो नाम आपको आपके समापन समारोह का जो कि है निखत जरीन और अंचत शरत कमल और इधर मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ये अच्छे से याद कर लेना है। अगला अगर एक बात की जाए तो वो है शुभंकर जो कि मैस्कैट और पेरी एक बहुरंगी बैल। तो ये नाम आपको याद करना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि पूछा गया था वो है लुड्डी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लुड्डी है वो पंजाब का लोक नृत्य है और पंजाब के कुछ और हमारे जो फेमस प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसके लिए पंजाब फेमस है वो पहला तो गिद्दा जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। उसके अलावा जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है वो है झूमर, भांगड़ा, जागो, भांड, डफ और धमन। तो ये जो आप को हमने नाम बताए हैं तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पंजाब के काफी फेमस और प्रचलित लोक नृत्य की लिस्ट में शामिल है, जिसमें कि जो लुड्डी की हमने बात करी थी तो लुड्डी भी पंजाब से ही बिलोंग करता है। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल्स जीते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19 पदक यानी कि 19 सिल्वर मेडल्स जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जिसमें कि अगर हम उसको अब
डिवाइड करें तो जिसमें कि 5 जो थे वो स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 6 कांस्य पदक थे। तो जीतकर 24वां स्थान हासिल किया था। तो जो भारत का जो लिस्ट में, श्रेणी में या फिर श्रृंखला में आप कह सकते हैं जो नंबर था वो था 24वां, और वो उसने कैसे हासिल किया था? बाय अर्निंग अ टोटल ऑफ 19 मेडल्स, और उन 19 मेडल्स में से 5 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल्स थे और 6 कांस्य पदक थे। उसके बाद हम बात करें तो चीन ने जीते थे 207 मेडल्स, जिनमें कि 96 स्वर्ण मेडल्स थे और 60 रजत पदक थे और 51 कांस्य पदक थे। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स एक शुभंकर सुमाइती है। अगला प्रश्न जो कि हमें देखने को मिला था 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में, वो है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21.67%। भारत वन राज्य रिपोर्ट ISFR 2019 के मुताबिक देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 21.67%। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो गाइज अगला अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, तो कितना था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24.56%। ये कुल मिलाकर जो है ये आपका कुल वन और वृक्ष आवरण देश का भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार परसेंटेज है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है, तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। तो जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो वह सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका उड़ीसा और अंत में आता है आपका महाराष्ट्र। तो ये जो राज्य है ये हमने आपको श्रृंखला की दृष्टि से बताए हैं, तो आप उसको भी क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र किसका कितना है, तो सबसे ऊपर उसमें आता है मिजोरम का, जिसका है 85.41%। सेकेंड नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि है 79.63%। थर्ड नंबर पे आपका आता है मेघालय, जिसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 76.33%। उसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का आपका है 75.46%। और आखिरी में आपका आता है नागालैंड, जिसका है 75.31%। तो ये हमने अभी बात करी कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र किसका कितना है, और किसका सबसे ज्यादा है वो है मिजोरम, और लिस्ट के अनुसार सबसे कम है नागालैंड। आगे जो अगला सवाल हमसे पूछा गया था वो है तमिलनाडु फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। और यह जो त्योहार है जो कि तमिलनाडु त्योहार है, ये प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। पहला तो ऑब्वियसली तमिलनाडु फेस्टिवल का नाम, तो तमिलनाडु फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 15 फरवरी को। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो उस जनजाति का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है मिश्मी जनजाति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जो अन्य महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो कि अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, उनके क्या नाम है और वह त्योहार का थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे, जिससे कि वो आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। तो हम पहले तो यही बताना चाहेंगे कि वो अरुणाचल प्रदेश के जो अन्य महत्वपूर्ण त्योहार हैं उनमें नंबर 1 है लोसर, नंबर 2 है मोपिन त्योहार, नंबर 3 है सोलुंग त्योहार, नंबर 4 है जायरो संगीत उत्सव, नंबर 5 है ड्रीत त्योहार,
नंबर 6 पर आपका आता है चालू लोकू त्योहार। नंबर 7 पर आता है बूरी बूट त्योहार। नंबर 8 है आपका सांगकेन त्योहार। नंबर 9 पर आता है न्योकुम त्योहार। और नंबर 10 पर आता है पांगसाउ विंटर फेस्टिवल। तो ये सारे जो आपको फेस्टिवल्स के नाम बताए हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में से हैं जो कि अक्सर आपको एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा इन त्योहारों के बारे में थोड़ा डिटेल में, जिससे कि आपको उनके बारे में और अच्छे से पता चल सके। तो पहला, जैसे कि हमने शेयर किया था, लोसर। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में यह सबसे प्रमुख त्योहार है। वैसे तो लोसर त्योहार का संबंध मुख्य तिब्बत से है तथा तिब्बती नए वर्ष को लोसर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई। पहला तो ये तिब्बत और ये तिब्बती नए वर्ष को ही हम लोसर के नाम से रेफर करते हैं। लोसर को तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए कि तिब्बती कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उस दिन लोसर को सेलिब्रेट करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि तिब्बती कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब उसे मनाया जाता है। यही कारण है कि तिब्बती मूल तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल में, तिब्बत में, भूटान में, इन जगहों पर भी काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला हम बात करते हैं मोपिन फेस्टिवल की, यानी कि मोपिन त्योहार। तो गाइस, जो मोपिन अथवा मूपिन, ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपको ऑप्शंस में अलग अलग दिए जाते हैं तो फिर तो वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मोपिन आ जाता है या मूपिन आ जाता है तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, मोपिन त्योहार हुआ या फिर मूपिन त्योहार हुआ, ये एक ही चीज है। ओके, तो इसको मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजातीय समूहों द्वारा मनाया जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। उसका नाम है गालो। गालो जनजाति के लोग डोनी पोलो नामक धर्म का अनुपालन करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गया जो पता होना चाहिए, डोनी पोलो। मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी सियांग जिलों में ही मनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो मोपिन त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ पूर्वी तथा पश्चिमी सियांग जिलों में ही मनाया जाता है। यह गालो जनजाति के लूकी महीने में मनाया जाता है। ओके, और जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च से अप्रैल महीने में पड़ता है। तो ठीक है, मार्च से अप्रैल महीने को भी टिक कर देते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलुंग त्योहार की। तो जो सोलुंग फेस्टिवल है वो भी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से ही एक है। यह त्योहार मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजातीय समूह द्वारा ही मनाया जाता है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, आदि जनजाति। सोलुंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग जिलों में ही मनाया जाता है। तो जो दो जिले हैं जहां पर सोलुंग मनाते हैं वो है सियांग और दिबांग जिला। यह त्योहार मुख्यतः फसलों से संबंधित, ओके, फसलों से संबंधित है, अर्थात फसलों के बुवाई के उपरांत अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो जब फसलों की बुवाई हो जाती है अगस्त से सितंबर महीने में, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे अगस्त के आखिरी सप्ताह में तथा कुछ क्षेत्रों में इसे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगस्त का खत्म होना और सितंबर का शुरू होना, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जब सोलुंग त्योहार मनाया जाता है। अगला बात करते हैं जायरो संगीत उत्सव की। तो जो जायरो संगीत फेस्टिवल है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध है। म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। इस उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के जायरो घाटी में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ओके, कौन सी घाटी में किया जाता है? नाम है जायरो, और हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
यहाँ प्रत्येक वर्ष अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ देश दुनिया के बड़े म्यूजिक आइकॉन भी पहुंचते हैं और जायरो घाटी की सुंदरता को अपनी आवाज से और ज्यादा संवारते हैं। अगला जो है वो है ड्री त्योहार। जो ड्री त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण त्योहारों में से ही एक है। यह त्योहार मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के अपातानी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो अपातानी समुदाय यहाँ पर हेडलाइन इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, हाईलाइट है, इसको आप याद करिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई के मध्य, तो ये डेट भी आपको पता होना चाहिए कि ड्री त्योहार जो होता है ये प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई के मध्य इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में अपातानी समुदाय के लोग अपने देवताओं तामू, ये कुछ जो अब मैं नाम आपको बता रही हूँ ये उनके देवताओं के नाम हैं। तो तामू हुआ, हरनियांग हुआ, मेती हुआ और दानई हुआ, इनकी पूजा अर्चना भी अपातानी समुदाय के लोग किया करते हैं और इस त्योहार को यानी कि ड्री त्योहार को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि ड्री त्योहार में किन की पूजा करते हैं और अगर आपको ऑप्शंस में हामू या फिर हरनियांग, मेती या दानई इनमें से किसी का नाम दिया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा। अगला बात करी जाए तो अगला आता है चालो लोकू त्योहार, जो कि ही अन्य काफी त्योहारों की तरह ही है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख त्योहारों में से ही एक है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो ये आपको हाईलाइट याद रख लेनी है कि अक्टूबर से नवंबर तक मनाया जाता है। चालो लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश में फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो ये जो फसल पॉइंट हो गया ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और अक्टूबर नवंबर महीने में धान के फसल के कटाई और गुड़ाई होने के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है तथा झूम खेती के शुरू होने से पहले मनाया जाता है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। पहला तो अक्टूबर नवंबर महीने में जब धान के फसल की कटाई और गुड़ाई हो जाती है उसके बाद तथा झूम की जो खेती होती है उसके शुरू होने से पहले। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट त्योहार हमारा है जो है बूरी बूट त्योहार। जो बूरी बूट त्योहार है यह त्योहार प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो फरवरी हम टिक कर देते हैं। इस त्योहार का अर्थ एक साथ इकट्ठा होकर वसंत ऋतु का स्वागत करना है। तो जो बुरी बूट त्योहार होता है उसमें सारे जो ये लोग होते हैं ये एक साथ मिलते हैं और वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। अतः सफलतापूर्वक फसल प्राप्ति तथा वसंत ऋतु के आगमन पर इस त्योहार को अरुणाचल प्रदेश के निशी जनजाति, यहाँ पर हम टिक कर देंगे निशी जनजाति, इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि निशी जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुम पारे सहित अन्य जिलों में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यह फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे कि कुरुंग कुमे, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुन पारे, ये इन जगह सेलिब्रेट करते हुए लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांगकेन त्योहार की। तो अरुणाचल प्रदेश में नव वर्ष के स्वागत में इस सांगकेन त्योहार को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको नव वर्ष पर मनाया जाता है। इस त्योहार को सांगकेन अथवा सांगकेन त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ऑप्शन में सांगकेन आता है तो वह भी सही है, अगर सांगकेन आता है तो वह भी सही है। ये दोनों इस ही त्योहार के नाम हैं। सांगकेन त्योहार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में मनाया जाता है और इस त्योहार का संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म से है। तो यहाँ पर हम अप्रैल माह और बौद्ध धर्म को अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इससे रिलेटेड। परंतु बौद्ध धर्म के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश के दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा भी इस त्योहार को काफी मनाया जाता है। अगला आता है न्योकुम त्योहार। तो जो न्योकुम त्योहार है वो भी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से ही एक है और अपना काफी मुख्य स्थान रखता है।
यह त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश के नीशी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर नीशी जनजाति एक इम्पॉर्टेंट चीज है। न्योकुम दो शब्दों यानी कि न्योक और कुम से मिलकर बना एक वर्ड है, जिसमें न्योक का अर्थ तो जो होता है वो होता है धरती। तो यहाँ आपसे इसका मतलब भी पूछा जा सकता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां पर न्योक का अर्थ है धरती तथा कुम का अर्थ होता है समूह, जिसको मिला के धरती का समूह यानी कि न्योकुम बनता है। अर्थात इस त्योहार में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता न्योकुम देवी के साथ मिलकर एक विशेष समय पर एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला और आखिरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पांगसाउ विंटर फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों में से इस त्योहार का भी एक अहम अपना स्थान है। हालांकि यह अरुणाचल प्रदेश का कोई परंपरागत त्योहार नहीं है, लेकिन फिर भी इस त्योहार को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं। यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में, तो यहाँ पर नामपोंग को हम अंडरलाइन कर देते हैं एज नामपोंग इज द की पॉइंट हेयर। तो नामपोंग में प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में, तो यहाँ पर जनवरी माह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर नामपोंग में मनाया जाता है जनवरी के महीने में और जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पांगसाउ विंटर फेस्टिवल की स्थापना कब हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है साल 2007। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था उसमें आपके पास एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें अलग अलग की चीजें आपको दी गई थी और उसमें आपको उससे रिलेटेड जो है उसको मैच करना था। तो जहाँ पे हमने ग्रुप 18 को आप बता दिया कि ग्रुप 18 में नोबल गैसेस थी और जो एलिमेंट्स थे वो थे हीलियम यानी कि He, जो हीलियम का हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है नियॉन, दैट इज Ne। अगला है आर्गन यानी कि Ar, क्रिप्टन यानी कि Kr, जेनन यानी कि Xe, रेडन यानी कि Rn एंड ओगेनाजन जो कि है Og। और समूह 17 की अगर हम बात करें जाएं, यानी कि ग्रुप 17 जिसमें पूछा गया था, तो उसमें है हेलोजन और इसमें FCI, BRI और AT शामिल हैं। तो सोडियम की अगर बात करी जाए तो सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, रुबीडियम यानी कि Rb, सीजियम यानी कि Cs और फ्रांसियम यानी कि Fr। और समूह 2 में जो पूछा गया था, तो समूह 2 के हम क्षारीय पृथ्वी धातु के बारे में पूछा गया था, जिनमें कि कुछ तत्वों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो तत्व में जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रैटियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। और इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि बेरिलियम हो गया आपका Be, मैग्नीशियम हो गया आपका Mg, कैल्शियम आपका हो गया Ca, स्ट्रैटियम हो गया आपका Sr, बेरियम इज लाइक Ba और रेडियम आपका है Ra। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो है प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए किस वायसराय ने कानून पर पारित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो कि 1904 में पारित किया गया था और इसे कर्जन के समय में पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो पहला तो 1904 ही हो गया और इसे कर्जन के समय में पारित किया गया था। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। और जनसंख्या घनत्व हम आपको बता दें जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो जिसका करेक्ट आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जिसमें हम बात करें दिल्ली के घनत्व की, तो जो दिल्ली का घनत्व है वो सबसे अधिक है, और वो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जहां पर अगला आप बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वह भी काफी है, वो है 1,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, वो केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही है। और अगर हम 2011 की जनगणना की दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि उसकी 17.72% थी। जनगणना 2011 जो है वो भारत की 15वीं जनगणना है, और आबादी के बाद की अगर हम बात करें तो आबादी के बाद तो वो 7वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो आदर्श वाक्य था, जिसे आप थीम के नाम से भी जान सकते हैं, तो जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अगर हम बात करें पहली जनगणना कब हुई थी, तो जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है पहली जनगणना के बारे में तो 1872 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। और जैसा कि हमने देखा कि इस बार ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश अवेलेबल नहीं था, वहां पर मणिपुर दिया गया था। तो गाइज अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो प्लीज आप पैनिक मत कीजिएगा, तो जो मणिपुर है वो भी करेक्ट आंसर है, जो उत्तर प्रदेश है वो भी करेक्ट आंसर है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में प्रोवाइडेड है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बात की जाए रासलीला की, तो रासलीला की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश की भूमि यानी कि वृंदावन से हुई है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में रासलीला काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इवन टुडे आज भी आप अगर वृंदावन विजिट करते हैं तो आपको वो चीज देखने को मिलती है कि हाँ, लोग सच में भगवान से जुड़े हुए हैं, आपस में प्रेम से जुड़े हुए हैं, और एक आपसी प्रेम की भावना वहां पर देखने को मिलती है। एक भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य के रूप में रासलीला को इस उत्तर पूर्वी राज्य में एक महत्वपूर्ण कला रूप का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित 3 कथन आपको प्रश्न में पूछे गए थे, और आपको बताना था कि उसमें से सही कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम बात करें कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी अवधारणा को कहां से लिया गया है, तो उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 226 और 246 के माध्यम से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें ही जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड सारे प्रावधान मौजूद हैं। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है विच इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न टीम इन आईपीएल, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज माना गया है, और यस माना गया है, और उसको उस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न था वो था द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन व्हाट। तो डोमिनेंट फेज की अगर हम बात करें तो प्रमुख चरण जिसे कहते हैं तो वो किन में पाए जाते हैं, तो उसका जो आंसर करेक्ट आंसर है उसमें आते हैं आपके ये स्पोरोफाइट्स में, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए,
एंड एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये प्रमुख चरण होते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शंस में अवेलेबल हो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किस समाज सुधार द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे। जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वह एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने वेदों की ओर वापस जाओ इस प्रमुख नारे का इन्वेंशन किया था, ये नारा दिया था। अगला सवाल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद व्हाट, जिसको हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीली कालीख की लौ द्वारा, यानी कि येलो सूटी फ्लेम आप उसे कह सकते हैं, येलो फ्लेम आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे बर्न विद द ब्लू फ्लेम, यानी कि नीली लौ से जलते हैं। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था वो है जल क्रांति अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो जल क्रांति अभियान की अगर हम बात करें तो वो 5 जून 2015 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर भारत सरकार इज द करेक्ट आंसर और 5 जून 2015 से ये लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, पेक्टिन का प्रमुख रासायनिक घटक यानी कि केमिकल कंपोनेंट कौन सा है? तो केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो पेक्टिन जो है इट्स अ galacturonic sorry it's a galacturonic acid, so pectin is the galacturonic acid। और पैक्टिन क्या होता है? तो पैक्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा जैम और जेली के अलावा दवाई, मिठाई, फलों के रस, दूध और डिजर्ट फिलिंग में भी पाया जाता है। ये एक सफेद से हल्के भूरे रंग का पाउडर होता है जो कि खट्टे फलों से ही उत्पन्न होता है और खाद्य लिंग एजेंट के रूप में उपयोग के लिए काम आता है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो यहाँ पर अगर हम अमर नायक की बात करें तो वो एक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे, तो वो अपने आप को राय के नाम से ही रेफर करा करते थे। अमर नायकों के कार्य निम्नलिखित थे, तो अब हम उनके कुछ कामों के बारे में बात कर लेते हैं। ये उस क्षेत्र में किसानों का, शिल्पकारों का और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्र करने का काम किया करते थे, जिनमें से अमर नायक का भी यही काम था। अगला सवाल, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए कौन सी एक नई योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर बात की जाए वित्त वर्ष 2022 से लेके 2027 की अवधि हेतु एक नई योजना, जिस योजना का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे NILP के नाम से भी जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP इज द करेक्ट आंसर। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यह जो योजना है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं बजट घोषणा 2021 से लेके 2022 के अनुरूप होगी। अगला सवाल, आयरन माइनिंग यानी कि लौह अयस्क झारखंड एम्पावर्ड विच एम्पायर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मगध, तो यानी कि मगध डायनेस्टी।
अब हम बात करते हैं कुछ आयरन माइंस जो कि झारखंड की फेमस है उसके बारे में। लिस्ट ऑफ आयरन माइंस इन झारखंड, यानी कि आप उसे कह सकते हैं झारखंड में लोहे के खान की कुछ सूची, जिसमें से पहला आता है आपका चिड़िया पहाड़, दूसरा है किरीबुरु, तीसरा है मेघाहातुबुरु, चौथा है पंसिरा बुरु, पांचवा है गुरु महिसानी, छठा है नोवा मुंडी और सातवां आता है बारामजादा समूह। तो आप इन समूहों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया एंड आई होप आपको एसएससी सीजीएल के 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ मिले। सॉरी, अलोंग विद द एग्जाम पेपर एनालिसिस। हमने पूरी कोशिश करी कि हम आपको काफी हद तक उससे एक्यूरेट और जो बिल्कुल ऑन पॉइंट चीजें हैं वो ही बताएं, जिससे कि ऑब्वियसली एट फर्स्ट वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, जिससे कि आप लोग बोर ना हो, एंड सेकेंडली आपको उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पता चल जाए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर यूजफुल लगा, देन प्लीज डू like, share and subscribe to our channel Info Island and follow us for more such informative video. And also please comment section में हमें अपने thoughts, अपने suggestions, अपने recommendations जरूर timely provide कराया करिए, क्योंकि उससे हमारे को और आपको दोनों को मदद मिलेगी in order to bring a better content, in order to bring certain better things for our welfare. So that's it for today. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching, and all the very best to all the aspirants. Keep up the good work.